हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विकास। फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी यानी हिंदी से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसके लिए हम इस समय अपने कक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास का अच्छे से पूरा विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो इस समय हम आदिकाल के बारे में पढ़ रहे हैं और आज आदिकाल का हमारा अंतिम क्लास है। यानी आदिकाल में जितने भी प्रश्न संभवतः बनने की संभावना है, हमने उन सभी को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। तो आज आदिकाल का अंतिम क्लास है और कल से हम भक्ति काल की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए हम आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, विद्यापति द्वारा रचित कीर्ति लता, विद्यापति जी द्वारा रचित कीर्ति लता और कीर्ति पताका की भाषा क्या है। यानी कीर्ति लता और कीर्ति पताका की जो भाषा है, यानी इसकी रचना किस भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा, अवहट्ट भाषा, अपभ्रंश भाषा और मैथिली भाषा। तो इसकी जो रचना है वो अवहट्ट भाषा में की गई है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका की जो रचना है वो अवहट्ट भाषा में की गई है। इनकी एक जो रचना है पदावली, पदावली इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसकी जो भाषा है मैथिली। इसी मैथिली में लिखे होने के कारण ही इनको मैथिल कोकिल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और विद्यापति की जो रचनाएं हैं, कुल इनकी 14 रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाएं भी पूछते हैं कि कुल इनकी जो रचनाएं कितनी हैं, तो 14 रचनाएं हैं। कीर्ति लता और कीर्ति पताका की जो रचना है वो अवहट्ट भाषा में है और पदावली पदावली जो रचना है वो मैथिली भाषा में की गई है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा अवहट्ट। आगे प्रश्न है हमारा, पुरुष परीक्षा भू परिक्रमा की रचना निम्न में से किस विद्वान के द्वारा की गई है। यानी कि पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा की रचना किसके द्वारा की गई है, किस विद्वान की ये प्रसिद्ध कृति है। तो ये है विद्यापति की। यानी इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, विद्यापति के द्वारा की गई है। और इसकी जो रचना है वो संस्कृत भाषा, यानी इसकी जो रचना है संस्कृत भाषा में की गई है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो रचना क्या है वो संस्कृत भाषा में की गई है। आगे प्रश्न है हमारा, तो उत्तर हमारा यहाँ पर विद्यापति हो जाएगा। विद्यापति की किस रचना को कहानी, यानी विद्यापति की जो कौन सी रचना है जिसको विद्यापति ने कहानी कहा है, क्या कहा इसे, कहानी नाम से संबोधित किया है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली और गोरक्ष विजय। तो यहाँ पर जो कीर्ति लता है, विद्यापति ने कीर्ति लता को क्या कहा है, कहानी कहा है। और दूसरी एक रचना इनकी है कीर्ति पताका। इसमें इन्होंने क्या है, महाराजा शिव सिंह, जो महाराजा हैं वो शिव सिंह, महाराजा शिव सिंह के बारे, शिव सिंह का वर्णन किया है। पहली बात तो जो कीर्ति पताका है, महाराजा शिव सिंह का वर्णन इसमें किया गया है और अभी तक इसका संपादन नहीं हो पाया है। इसका जो संपादन है वो अभी तक नहीं किया जा चुका है। तो दो प्रश्न हो गए यहाँ पर। तो शिव सिंह का इसमें वर्णन है कीर्ति पताका में और संपादन इसका अभी तक नहीं हो पाया है। अगला अभी हम लोग पढ़े हैं, जो पदावली है वो मैथिली भाषा में लिखा गया है। और जो गोरक्ष विजय, इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय जो है संस्कृत भाषा में और प्राकृत भाषा में और मैथिली मैथिली भाषा, यानी तीनों ही भाषाओं में इसकी रचना की गई है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर तो हो जाएगा, कहानी किससे कहा गया है, कीर्ति लता को कहा गया है। आगे प्रश्न है हमारा, विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव और जयदेव की उपाधि प्राप्त है। निम्न में से इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। यानी विद्यापति को और किन किन नामों से भी जाना जाता है। विकल्प है हमारा, कवि शेखर, कवि कंठहार, कूच कवि, खेलन कवि, अपरूप कवि, कवि रंजन और दशावधान। यानी विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव की उपाधि प्राप्त है और इन्हें हम किन किन नामों से और जानते हैं। तो इनको हम कवि शेखर, कवि कंठहार, कूच कवि, खेलन कवि, अपरूप कवि, कवि रंजन और दशावधान, यानी इन सारे ही नाम से विद्यापति को जाना जाता है। ये सारे नाम किसके हैं, विद्यापति के हैं। ठीक है दोस्तों, तो विद्यापति को इन सभी नामों से भी जाना जाता है। आगे प्रश्न है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को किस नाम से अभिहित किया है। यानी विद्यापति को जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं किस नाम से अभिहित किया है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को किस नाम की उपाधि दी है। तो यहाँ पर पंचदेव पासक, यानी जो पंचदेव पासक है, ये उपाधि जो दी गई है ये हर प्रसाद शास्त्री, जो हर प्रसाद शास्त्री
हरप्रसाद शास्त्री। यानी कि विद्यापति को पंचदेवोपासक की उपाधि देने वाले कौन है? हरप्रसाद शास्त्री। तो हमको बताना है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सारे भी प्रश्न हमको याद रखने हैं। ऐसा नहीं कि हम इस तरह बता रहे हैं, ये भी सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि पंचदेवोपासक की उपाधि किसे दी गई है? तो विद्यापति को। और किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो वो है हरप्रसाद शास्त्री। अगला है, इसमें फिर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमें यहाँ प्रश्न है हमारा हजारी प्रसाद। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, इन्होंने पंचानन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको पंचानन कहा है। क्या कहा है दोस्तों? पंचानन कहा है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर विकल्प में पंचानन हो जाएगा। और यहाँ पर विद्यापति को हम कूच कवि भी कहते हैं। और विद्यापति का नाम क्या है? यानी इनकी उपाधि एक जाति कवि भी है। तो ये भी प्रश्न में आ सकता है कि विद्यापति को जाति कवि के नाम से किसने अभिहित किया है? तो जाति कवि इनको कहने वाले हैं बच्चन सिंह। यानी बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि के नाम से अभिहित किया है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर पंचानन हो जाएगा। और ये सारे भी प्रश्न हमें महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान में रखने हैं। आगे प्रश्न है हमारा, हिंदी के विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि के नाम से अभिहित किया। यानी विद्यापति को श्रृंगारिक कवि के नाम से भी जाना जाता है। यानी विद्यापति को श्रृंगारिक कवि के नाम से भी जानते हैं। और ये जो उपाधि है किनके द्वारा इनको प्रदान की गई है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो श्रृंगारिक कवि की उपाधि दी गई है सभी के द्वारा, यानी रामचंद्र शुक्ल भी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी भी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी भी हैं। इन सभी लोगों ने इनको क्या कहा है? श्रृंगारिक कवि की उपाधि प्रदान की है। यानी इनको श्रृंगारिक कवि की उपाधि इन सभी ने प्रदान की है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें किसी एक का भी नाम आ सकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यानी शुक्ल जी ने भी इनको श्रृंगारिक कवि की उपाधि ही प्रदान की है। आगे प्रश्न है हमारा, विद्यापति पदावली श्रृंगारिक पदों की मादकता के कारण नागिन की लहर है। यानी कि जो विद्यापति पदावली है, यानी पदावली जो है वो श्रृंगारिक पदों की मादकता के कारण इसको नागिन की लहर कहने वाले विद्वान कौन है? यानी पदावली को नागिन की लहर किसके द्वारा कहा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा और डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। यानी जो विद्यापति है इसको नागिन की लहर कहने वाले जो विद्वान हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी निराला जी ने इसको नागिन की लहर नाम उपाधि प्रदान की है। आगे प्रश्न है, विद्यापति को रहस्यवादी कवि के रूप में किसने उपाधि प्रदान की है? दोस्तों विद्यापति, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, इसलिए इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हमने इन सभी को शामिल किया है, ताकि कोई प्रश्न छूटे जाने की संभावना न रहे। और ये महत्वपूर्ण कवियों में से एक भी हैं आदिकालीन। तो इनको रहस्यवादी, इसमें सीधे से प्रश्न है जैसे रहस्यवादी कवि या कूच कवि या जाति कवि, इसमें से कोई सा भी एक प्रश्न आ सकता है कि किसको कहते हैं और या फिर इसको किसने कहा है। इन दोनों से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने कहा है? रहस्यवादी कवि किसने कहा है? जनार्दन मिश्र ने, ग्रियर्सन ने, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने, उपर्युक्त दोनों ने, कोई नहीं। तो यहाँ पे जो जनार्दन मिश्र हैं और जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, दोनों ने ही विद्यापति को रहस्यवादी कवि के रूप में अभिहित किया है। यानी जनार्दन मिश्र और जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने रहस्यवादी कवि की उपाधि किसे प्रदान की है? तो वह है हमारे विद्यापति। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पे चलते हैं। विद्यापति की निम्न में से कौन सी काव्य पंक्ति कीर्ति लता से ली गई है? यानी इनकी कौन सी जो काव्य पंक्ति है वो कीर्ति लता में सम्मिलित है। ठीक है, यानी कीर्ति लता से उद्धृत है। तो देसिल बहना सब जन मिठा, ये हम सभी लोग जानते हैं, ये बहुत ही इनकी प्रसिद्ध कृति है। तो ये तो हम जानते हैं कि विद्यापति की जो देसिल बहना सब जन मिठा है और ये विद्यापति की पंक्ति है, लेकिन किससे लिया गया है? तो ये कीर्ति लता से लिया गया है। पुरुष कहानी हौ कहो जसु पंथावे पुन्नु, ये भी क्या है? कीर्ति लता से ही ली गई पंक्ति है। बालचंद विज्जाहू भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये किससे ली गई पंक्ति है? तो ये भी हमारी, यानी सभी पंक्तियां, यानी ऊपर जितनी भी पंक्तियां हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारी ही पंक्तियां इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये उपर्युक्त सभी यानी कीर्ति लता से, यानी ये जो सारी पंक्तियां उद्धृत हैं वो कीर्ति लता से ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का पूरा नाम, यानी जो अमीर खुसरो हैं इनका पूरा नाम क्या है?
इनका पूरा नाम हमें बताना है। अमीर गुलाम हसन अमीर अबुल हसन यामिनुद्दीन तोता ए हिंद। तो जो हमारा अमीर खुसरो हैं, हमारे अमीर खुसरो हैं, इनका जो पूरा नाम है वो है अबुल हसन यामिनुद्दीन। इनका पूरा नाम भी पूछता है प्रश्न में, तो क्या नाम है? अबुल हसन यामिनुद्दीन इनका पूरा नाम है। अब अमीर खुसरो की जो एक उपाधि है वो तोता ए हिंद, यानी इनको तोता ए हिंद भी कहा जाता है। ये जो उपाधि प्रदान की गई है किसके द्वारा की गई है? तो इनको जो ये उपाधि थी वो देने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने इनको तोता ए हिंद की उपाधि प्रदान की है। और हम लोग जानते हैं कि जो अमीर खुसरो हैं ये खड़ी बोली हिंदी की शुरुआत करने वाले, रचना करने वाले सबसे पहले विद्वान हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले, यानी खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले ये प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये खड़ी बोली हिंदी की रचना करने वाले कौन है? प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी समस्या यहाँ पे आ गई थी। हाँ ठीक है, तो जो अमीर खुसरो हैं इनको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रथम कवि भी इनको माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या? इनका पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यामिनुद्दीन। और हाँ, जो अमीर खुसरो हैं ये किसके शिष्य थे? तो जो निजामुद्दीन औलिया, आप लोग निजामुद्दीन औलिया का नाम सुने होंगे। तो जो निजामुद्दीन औलिया थे इनके शिष्य थे कौन? अमीर खुसरो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो अमीर खुसरो हैं वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो है अबुल हसन यामिनुद्दीन। आगे प्रश्न पे चलते हैं। किस इतिहासकार ने अमीर खुसरो को महाकवि और कवियों में राजकुमार के नाम से विभूषित किया है? ठीक है, महाकवि और कवियों में राजकुमार कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। और किसने इनको ये उपाधि प्रदान की है? तो उपाधि प्रदान करने वाले हैं ईश्वरी प्रसाद, यानी ईश्वरी प्रसाद ने इनको महाकवि और कवियों में राजकुमार की उपाधि प्रदान की है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो राम कुमार वर्मा है, यानी राम कुमार वर्मा, इन्हें अवधि का प्रथम कवि भी मानते हैं। जो राम कुमार वर्मा है ये अवधि का जो है प्रथम कवि मानते हैं, प्रथम कवि मानते हैं। लेकिन उत्तर हमें बताना है क्या? महाकवि और कवियों में राजकुमार किसे कहा गया है? तो अमीर खुसरो को कहा गया है। ये जो उपाधि प्रदान करने वाले हैं ये हैं ईश्वरी प्रसाद। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस रचना को मैथिली का विश्व कोश कहा जाता है? यानी कौन सी ऐसी रचना है, यानी कौन रचना है जिसे हम मैथिली का विश्व कोश कहते हैं? राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो श्रावकाचार, वर्ण रत्नाकर। तो मैथिली का विश्वकोश जिसे कहा जाता है वो है वर्ण रत्नाकर। और जो वर्ण रत्नाकर है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना की है। तो मैथिली का विश्वकोश किसे कहते हैं? वर्ण रत्नाकर को कहते हैं। श्रावकाचार, यहाँ पे श्रावकाचार देवसेन की रचना है, हम लोगों ने इसको पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है वो दामोदर शर्मा की रचना है, दामोदर शर्मा की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ण रत्नाकर। ये क्या है? मैथिली का विश्वकोश है जिसकी रचना ज्योतिरीश्वर ठाकुर, यहाँ पे ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा की गई है। आगे प्रश्न है हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस रचना के दोहों को, रचना को नहीं, किस रचना के दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी कहा है? यानी कौन सी रचना है जिसके दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के जो दोहे हैं उनके बीच की कड़ी कहा जाता है? तो कौन है? वर्ण रत्नाकर, ढोला मारूरा दूहा, खालिक बारी, नूर सिपीहर। तो यहाँ पे जो रचना है वह है ढोला मारूरा दोहा। और इसकी रचना किसने किया है? कल्लोल कवि। इसकी जो रचना की गई है वो कल्लोल कवि के द्वारा की गई है। इसकी रचना कल्लोल कवि के द्वारा की गई है। इसको जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो इनके दोहों को, यानी ढोला मारूरा दोहा में जो दोहे हैं इसको हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। ठीक है, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कल्लोल कवि। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे खालिक बारी और जो नूर सिपीहर है वो अमीर खुसरो की रचना है। ये अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति है,
यानी कि इनकी प्रसिद्ध कृति कौन कौन सी है। नूह से हमने कोशिश किया है कि एक ही प्रश्न में सारे प्रश्नों को शामिल कर लें, हमको अलग अलग, जैसे इसमें 8-10 प्रश्न बन जाएंगे, तो हमने एक ही में शामिल किया है और इन सभी को हमको ध्यान में रखना है। तो अमीर खुसरो की जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं वो है नूह सिपीहर, हालत एक कन्हैया, खालिक बारी, किस्सा चार दरवेश, खजाइनुल फुतूह, यानी कि नूह सिपीहर, हालात एक कन्हैया, खालिक बारी, किस्सा चार दरवेश, खजाइनुल फुतूह, उपर्युक्त सभी, यानी ये जो सारे रचनाएं हैं ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इन सभी की रचना करने वाले कौन हैं, हमारे अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो हो जाएंगे और सबका उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, राउल वेल किसकी प्रसिद्ध कृति है। जो राउल वेल है वो किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो राउल वेल जो कृति है वो क्या है, रोडा कवि, विद्यापति, दामोदर शर्मा और उद्योतन सूरी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा रोडा कवि, यानी राउल वेल है, जो राउल वेल है इसकी रचना किसने की है, रोडा कवि के द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी रचना हमारे रोडा कवि के द्वारा किया गया है। आगे प्रश्न है हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस रचना को सुख सुखी संवाद, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद के रूप में किसे एक तरह से उपाधि प्रदान किया है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी किस रचना को सुख सुखी संवाद कहते हैं। तो यहाँ पर है परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो और बिसल देव रासो। तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना को जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो इन्हें सुख सुखी संवाद कहते हैं। और पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो चंदर बरदाई हैं, हम लोगों ने इसको पहले पढ़ा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे क्या कहते हैं, सुख सुखी संवाद कहते हैं। परमाल रासो आप लोग पढ़े हैं, ये जगनिक की रचना है, ये जगनिक की रचना है। जो खुमार रासो है वो दलपति विजय की रचना है, दलपति विजय की रचना है। और जो बिसल देव रासो है वो नरपति नाल की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी रचनाएं भी हमें ध्यान में रखनी है, लेकिन जो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है। परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो और बिसल देव रासो, यानी कि जो हिंदी में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन कहाँ पर किया गया है। 12 मासा का वर्णन आप देखेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी ने भी किया है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले 12 मासा का जो वर्णन है वो हमें कहाँ मिलता है, तो मिलता है हमें बिसल देव रासो में। और बिसल देव रासो की जो रचना की है वो नरपति नाल के द्वारा किया गया है, नरपति नाल के द्वारा किया गया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर, यानी 12 मासा का सबसे पहले जो वर्णन है हमें वो देखने को मिलता है बिसल देव रासो में। तो उत्तर हमारा यहाँ पर बिसल देव रासो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा अप्रमाणिक घोषित किया गया। यानी कुछ विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान हैं जो इनको अप्रमाणिक मानते हैं। और लेकिन सबसे पहले अप्रमाणिक किसके द्वारा इसे घोषित किया गया है हमें ये बताना यहाँ पर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, डॉक्टर बूल्हर के द्वारा, डॉक्टर बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रमाणिक जो घोषित किया है वो है डॉक्टर बूल्हर सिंह। डॉक्टर बूल्हर सिंह ने इन्हें सबसे पहले अप्रमाणिक घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, कयमासबद्ध निम्न में से किस ग्रंथ का एक प्रमुख सर्ग है। कैमासबद्ध जो है किसका एक प्रमुख सर्ग यानी समय यानी चैप्टर। हम लोग सर्ग को समय, हम लोग नहीं, जैसे पहले जो ग्रंथ रचनाकार थे उसमें चैप्टर को समय या सर्ग के नाम से जाना जाता था। तो एक महत्वपूर्ण जो सर्ग है वो है कैमासबद्ध। कैमासबद्ध किस ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण सर्ग है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे विकल्प है हमारा परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो और बिसल देव रासो। जो कैमासबद्ध है, यानी जो कैमासबद्ध है, इसकी जो रचना है ये मिलती है हमारा किसमें, पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग है। तो कैमासबद्ध किसका एक प्रमुख सर्ग है, तो वो है पृथ्वीराज रासो का। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल विद्यापति, यानी जो मैथिल कोकिल विद्यापति हैं इनके गुरु कौन थे। आनंद श्री, पंडित हरि मिश्र, नरहरि दास, बाबा फरीद। तो जो विद्यापति हैं इनके जो गुरु हैं वो हैं पंडित हरि मिश्र। पंडित हरि मिश्र विद्यापति के गुरु हैं।
आगे है, श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कवि के संबंध में कहा है? यानी श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो किसे श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहते हैं। यानी श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि हजारी प्रसाद ने किसको कहा है? इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो जगनिक है, अमीर खुसरो हैं, विद्यापति और चंद्र परदाई। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जिसे कहा है वो है विद्यापति, यानी विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सुधा मुख के विहि निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव, मंगल त्रिभुवन विजयी माला। ये उपर्युक्त जो काव्य पंक्ति है विद्यापति के किस ग्रंथ से उद्धृत है, यानी विद्यापति के किस रचना से ली गई है? तो कीर्तिलता, पदावली, पुरुष परीक्षा और लिखनावली। लिखनावली भी विद्यापति की रचना है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि ये किससे लिया गया है, जो ये रचना ये जो पंक्ति है किससे ली गई है? तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा पदावली, यानी ये पदावली से ली गई एक महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है। आगे है, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा और चपाई पद्धति का प्रयोग किनके रचनाओं में मिलता है? यानी हिंदी में दोहा और चौपाई पद्धति का जो प्रयोग है किनकी रचनाओं में मिलता है? सरहपा, स्वयंभू, विद्यापति और अमीर खुसरो। तो ये जो रचना है यानी दोहा और चौपाई की जो सबसे पहली हमें प्रयोग रचनाओं में मिलता है वो मिलता है सरहपा की रचनाओं में। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरहपा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस विद्वान के द्वारा आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा गया है? यानी कि आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसके द्वारा कहा गया है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? या फिर इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किस काल को कहते हैं? ठीक है, तो इसको किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर बच्चन, यहाँ पे डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, या फिर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद सिंह ने कहा है। तो अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहने वाले आदिकाल को कौन है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, शुक्ल जी ने इसको अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। आगे प्रश्न है, अमीर खुसरो को अवधी भाषा के प्रथम कवि के रूप में किसके द्वारा स्वीकार किया गया है? यानी अमीर खुसरो यहाँ पर स्वीकार किया गया है। कौन से विद्वान हैं जो अमीर खुसरो को अवधी भाषा के प्रथम कवि के रूप में मानते हैं? वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं वो अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्या? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे प्रश्न है, किस विद्वान के द्वारा हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा गया था? हिंदी का जो आरंभिक रूप है इसमें किसने इसको अवहट्ट कहा? यानी कि हिंदी के शुरुआती दौर में, यानी हिंदी का जो प्रारंभिक दौर था, आरंभिक दौर था, इसमें इसको हिंदी को अवहट्ट किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा, भोला शंकर व्यास के द्वारा, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। तो जो अवहट्ट कहा गया है वो कहा गया है भोला शंकर व्यास के द्वारा। यानी हिंदी को आरंभिक दौर में अवहट्ट किसने कहा? भोला शंकर व्यास जी ने कहा है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा? अपभ्रंश को प्राकृताभास किसे कहा गया है? ये भी प्रश्न हो गया। तो अपभ्रंश को कहा गया है, और किसके द्वारा इसे कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद सिंह के द्वारा। तो जो अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, यानी किसके द्वारा कहा गया है? तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन। इन सभी में किसने कहा है? तो इन सभी में अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग आदिकाल को कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है? आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा
किस विद्वान के द्वारा किया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, भट्ट केदार के द्वारा, रामविलास शर्मा के द्वारा, धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। तो अपभ्रंश काल इसको किसने कहा है? ये कहने वाले हैं हमारे और धीरेन्द्र वर्मा। कौन है? उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पे धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल के नाम से अभिहित किया है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, करकंड चरित के रचनाकार है। ये रासो ग्रंथ है, जो करकंड चरित है ये रासो ग्रंथ है। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? पुष्पदंत, स्वयंभू, कनकामर मुनि और सरहपा। तो करकंड चरित के जो रचनाकार हैं वो हैं कनकामर मुनि। कनकामर मुनि के द्वारा इसकी रचना की गई है और यह एक रासो ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये क्लास क्या हुआ? कंप्लीट हुआ और हम आगे क्लास में भक्ति काल की शुरुआत करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।